हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने सीबीएसई ईयर 2020 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1 मार्कर्स है वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारी बारी है सेक्शन बी की, जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 1 मार्कर्स। इसमें हम सारे जो भी सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर था 2020 का, उसमें जो भी सारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 1 मार्कर्स थे वो सारे आज हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है एक फिलअप, चले देखते हैं क्या है। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डैश इंडस्ट्रीज। तो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज थी वो कौन सी इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। तो ज़्यादातर बच्चे या फिर लिख सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बट इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है वो इंडिया में लाई गई थी, ताकि जो इंडिया की जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है या फिर जो इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये एक एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन चारों में से कौन सी वो स्ट्रेटजी नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं ए यूज ऑफ बायोगैस। तो ये वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, तो इस ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी देखते हैं, यूज ऑफ सोलर पावर। तो ये भी है। थर्ड, यूज ऑफ थर्मल पावर। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स को यूज करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो डी देख लेते हैं, यूज ऑफ हाइडल पावर। तो ये वाला भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी है या फिर नहीं है, तो आप एनसीईआरटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से चैप्टर है, तो आप वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन डैश चाइना और पाकिस्तान। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कौन से देश में हाई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान उसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है तो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लास्ट चैप्टर है जिसमें तीनों कंट्रीज के बारे में बताया गया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको ये लाइन एज इट इज़ वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन जिसमें हमें जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करना है। स्टेट द मीनिंग ऑफ मार्केटेड सरप्लस। तो मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो भी अगर कोई फार्मर है वो कुछ भी प्रोड्यूस करता है, उसका वो पार्ट जो मार्केट में ले जाके बेच देता है उसे मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। मतलब कि खुद की कंजप्शन निकालने के बाद जो भी उसके पास सरप्लस बच जाता है और उसको मार्केट में जाके बेच देता है तो उसे मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द proportion of agriculture produce that is sold by the farmer after retaining a part for personal consumption is called marketed surplus। तो इसका हम और वाला पार्ट भी देख लेते हैं। सब्सिडीज भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 मार्कर में। तो इसका मतलब क्या है? सब्सिडी इज एन एड इन अमाउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू बूस्ट द प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो सब्सिडी मतलब कि एक तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पर्सन्स होते हैं उनको छूट दी जाती है, ताकि जो भी वो जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है या फिर कंजप्शन की जो भी रिक्वायरमेंट उसको बूस्ट अप कर सके, और जो प्रोड्यूसर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, और जो कंज्यूमर्स है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको सब्सिडी मिलके वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत रिबेट मिल जाता है जो उसका प्राइस होता है। तो सब्सिडीज का मतलब ये होता है। तो ये दोनों 1 मार्कर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 22 में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, जो हमें बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो, जो ये नीचे वाली स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर आपको थोड़ा बहुत अपनी जो जनरल नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना होगा, ताकि आप जो ये वाली क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं बट अगर आप ही जाते तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, इंडिया वॉज रैंक एट 180 पोजीशन। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 2018 में, उसमें इंडिया को कौन से रैंक पर रखा गया था? 180 पोजीशन पे रखा गया था। तो इसका आंसर क्या है? ये फॉल्स है, इसको 180 पोजीशन पे नहीं रखा गया था। तो ये इसका फॉल्स, आप इसको सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 23rd पर। तो हमें बताना है कि जो फिल करना है हमें। इफ अ कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर हायर 2 वर्कर। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर है वो 2 वर्कर्स को हायर करता है डेली बेसिस पे। सच अ सिचुएशन इज कवर्ड अंडर डैश सेक्टर। तो ये सिचुएशन कौन से सेक्टर के अंडर आएगी? इनफॉर्मल सेक्टर के या फिर फॉर्मल सेक्टर पे? तो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा होगा कि जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं उसमें मिनिमम 10 वर्कर तो होने ही चाहिए, अगर उससे कम हो गए तो वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर आ जाएगा।
तो फॉर्मल सेक्टर की ये पहली कंडीशन है जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसने 2 वर्कर्स को हायर किया। तो मतलब ये फॉर्मल सेक्टर नहीं, ये इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इनफॉर्मल सेक्टर। नेक्स्ट पे चलते हैं 24 पे, ये एक दोबारा से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड इट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द ईयर 1991? तो इन सभी कंट्रीज में से कौन सी वो कंट्री थी जिसने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो प्रोसेस है वो ईयर 1991 में शुरू की थी? तो वो कौन सी कंट्री थी? वो थी अपना देश इंडिया, जिसने इकोनॉमिक प्रोसेस है उसको कब शुरू किया था? 1991 में। और जो पाकिस्तान उसने कब शुरू किया था? 1988 में। और जो चाइना ने कब शुरू किया था? 1978 में। और जो रशिया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसकी जानने की जरूरत है भी नहीं। और अगर आपको ये सारी डिटेल पढ़ना है तो आप लास्ट वाले चैप्टर पे पढ़ सकते हैं, नेबरिंग वाला चैप्टर, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। तो इंडिया ने इकोनॉमिक प्रोसेस कौन से ईयर में शुरू की थी? 1991 में। और अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो 24 जुलाई को ये वाली जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई थी। और अगर आप देखें तो जो कल है, मतलब कि आज है 25 जुलाई, तो कल है वो इसके 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे जो 7 मार्कर कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8 पे चलते हैं। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स आर फाउंडेड इन डैश एरिया एज कंपोनेंट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। तो इसमें कह रखा है कि जो वुमेन वर्कर्स होती है वो कौन से एरिया में ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा काम करती है, जो कि इंडियन वर्कफोर्स के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या है कि जो वुमेन वर्कर्स होती है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज में ज़्यादा काम करने देखी जाती है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज की वर्कर्स होती हैं वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी होती है, या फिर जो उनके घर वाले होते हैं वो ज़्यादा रिच होते हैं, जिनकी वजह से उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो रूरल एरियाज की वुमेन्स होती है वो थोड़ी पुअर होती है, और उनको जो अपनी घर की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए काम करना पड़ता है, एज कम्पेयर टू अर्बन जो वुमेन्स होते हैं उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो रूरल वुमेन्स होती हैं उनको ज़्यादा काम करके देखा जाता है। और अगर आपको ये वाली पूरी लाइन पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी में जाकर चैप्टर में पढ़ सकते हैं। जो वर्कफोर्स वाला चैप्टर है उसमें आपको इजीली ये वाली लाइन वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रूरल एरिया। आज सेकंड पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। GATT was established in year 1923 with 48 members country। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे जो लास्ट 2 वर्ड है, मतलब 2, 3 और 4, 8, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया। अगर आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये वाला लाइन एज इट इज आपको मिल जाएगी। बट अगर आप वहाँ पे जाकर इसको देखेंगे तो जो GATT है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1948 में। और तब उसकी कितनी कंट्रीज मेंबर थी? तब उसकी 23 कंट्रीज है वो मेंबर्स थी। तो आप देख सकते हैं CBSE आपको इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, बट वो आपके जो भी माइंड है उसको बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है, छोटे मोटे जो क्लिक कर देती है बिल्कुल आपके माइंड में, ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए और आप उसका आंसर है वो गलत दे सके। तो जो GATT है वो कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? 1948 में। और तब उसकी कितनी कंट्रीज मेंबर थी? 23। तो जो क्वेश्चन है वो सारे बिल्कुल सिंपल है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। GLF विद रिस्पेक्ट टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रेफर टू एज। तो जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, वहाँ की चाइना की जब गवर्नमेंट थी उसने GLF को कैसे डिफाइन किया था, मतलब GLF की फुल फॉर्म क्या थी उस वक्त, जो आज भी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो GLF की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो सबसे पहले जाइंट लीप फॉरवर्ड, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी चलते हैं, ग्रेट लीड फोरम, ये भी बिल्कुल नहीं है। सी पे देखते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो ये वाला सही लग रहा है। एक बार लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं, जाइंट लीड फोरम, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। तो जो ऑप्शन सही है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये वाला इसका GLF का फुल फॉर्म है बिल्कुल अच्छी तरह। तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है वो GLF की पूरी फुल फॉर्म है। तो ये थे हमारे 10 MCQs, 1 मार्कर क्वेश्चन, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो आपको ये वाले थोड़े बहुत रिपीट करके मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।